हाँ हाँ कामरेड। कामरेड जी। जी जी, तो आपका मैं दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर स्वागत करता हूँ कामरेड। जी जी थैंक यू। सबसे पहले तो संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए पराते जी हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो भी हसदेव अरण्य में जो घटनाक्रम हुआ है 17 तारीख को, एक हिंसक घटनाक्रम, उस पे क्या दृष्टि है आपकी? जी जी, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सचिव मंडल सदस्य हूँ और साथ ही छत्तीसगढ़ किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। जी जी और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से हम लोग काफी घनिष्ठ तरीके से जुड़े हुए हैं, हसदेव के आंदोलन में शामिल है। जो 17 तारीख की जो घटना है वो दुर्भाग्यजनक मानी जानी चाहिए। और ये घटना केवल इसलिए घटित हुई कि सरकार अब उस खदान को अडानी को देने की जिद पर अड़ी हुई है, तमाम नियम कायदों का उल्लंघन करते हुए, कोर्ट के आर्डरों का और तमाम रिपोर्टों का उल्लंघन करते हुए। और चूंकि हिंसा शासन की ओर से हो रही है, इसलिए जो है जिम्मेदार भी वही है, न कि वहां रहने वाला आदिवासी समुदाय जो अपने आजीविका की रक्षा के लिए, जो अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहा है। जी 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 कामरेड, ये जो घटनाक्रम हुआ है बहुत ही संवेदनशील घटनाक्रम है। और बड़ी बात ये जो मैंने देखी, महसूस की कि इसको जो मीडिया कवरेज मिलना चाहिए वो जी। संभवतः नहीं मिल पाया। इसका क्या आप अर्थ निकालते हैं? देखिए, मीडिया तो जिस तरीके से काम कर रहा है वो आप जानते हैं, लेकिन एक वैकल्पिक मीडिया है जो लगातार जनता की बातों को सामने रख रहा है, और वो वैकल्पिक मीडिया ने पुरजोर तरीके से ये बातें रखी है। जी दिक्कत इस बात की है कि इस मामले में जब कांग्रेस विपक्ष में आई है तब उसके ज्ञान चक्षु खुले। बड़ी अच्छी बात है जी जी कि हसदेव के मामले में अभी जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसका उसने प्रखर विरोध किया है। लेकिन आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों कारपोरेट परस्त पार्टियां हैं। ये एक अलग बात है कि भाजपा और ज्यादा कारपोरेट परस्त है कांग्रेस की तुलना में। जी और जी हसदेव का विनाश जो है वो कांग्रेस के राज से शुरू हुआ है, उसकी पहलकदमी पर वो शुरू हुआ है। और इसलिए कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए कि उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है इस हसदेव के विनाश में। असल में केवल मामला पेड़ों की कटाई का नहीं है। साइंस ये बताता है, विज्ञान ये बताता है कि एक परिपक्व जो पेड़ है वो एक आदमी के लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है। और वो जो पूरा इलाका है वो 840 हेक्टेयर का है। और डेंस फॉरेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी परिभाषा ये है कि एक हेक्टेयर में 400 से ज्यादा पेड़ होते हैं औसतन। तो इस तरीके से जो वास्तव में पेड़ों की जो कटाई हो रही है वो 2.5 से 3 लाख पेड़ है। और 2.5 से 3 लाख पेड़ों के काटे जाने का अर्थ है कि 3 लाख लोगों की सांस छीन लेना, ऑक्सीजन छीन लेना। और इसलिए केवल पेड़ों की कटाई का मामला नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जनसंहार का ये मामला है जिसके खिलाफ हम सब आवाज उठा रहे हैं। जी जी 17 तारीख को जो घटना हुई है उसके बाद जिस तरीके से निस्तब्धता, शांति महसूस की जा रही है छत्तीसगढ़ में, यह अपने आप में भी कई सवाल खड़े करती है प्राते जी। कामरेड, जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे घटनाक्रम के बाद भी जो एक गर्माहट आनी चाहिए समाज में, लोगों के बीच या राजनीतिक, वो नहीं दिखाई जा रही है। क्या यह खतरे की घंटी है? देखिए, आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और जिस तरीके की गर्माहट आप चाहते हैं, उस तरीके की गर्माहट आपको जरूर दिख नहीं रही है। लेकिन मामला काफी गर्म है। मामला इस मायने में गर्म है कि जिस इलाके में खुदाई हो रही है वो पूरा इलाका तो उठ खड़ा हुआ है। जी बाकी बाहर से तो आप जो है नैतिक रूप से समर्थन दे सकते हैं, कुछ विरोध प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं, वो काम हो रहे हाँ हैं। हाँ लेकिन जहां के लोगों की तकलीफें हैं उन तकलीफों के खिलाफ अच्छी बात यह है कि वहां के स्थानीय लोग उठ खड़े हुए हैं और बाहर के लोग तो उनके साथ में है ही है। और मैंने बताया कि ये मामला केवल हसदेव का ही नहीं है, बल्कि 3 लाख लोगों के सांस लेने का मामला है। और इसमें एक व्यापक सपोर्ट, और केवल देश के स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हसदेव के मामले ने ध्यान आकर्षित किया है। जी दिक्कत यह है कि अब जो सरकारें हैं
विपक्ष में रहकर उनका एक सुर होता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी और कटाई का काम शुरू हुआ था और भाजपा की टोन जिस तरीके से थी, और आज जो है भाजपा सत्ता में और कांग्रेस विपक्ष में, उसके टोन जिस तरीके से है, एक मिली जुली कुश्ती की तरीके से है। जी जी और इस मिली जुली कुश्ती का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। जी जी। कामिल, इस घटनाक्रम के बाद क्या आपकी पार्टी का कोई वहाँ कोई कमेटी या कोई ऐसा कोई अ, अभ्यावेदन ऐसा कुछ ऐसा बना है क्या, जो वहाँ का जमीनी हकीकत वहाँ की बता पाए? निश्चित रूप से हर मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन के साथ में रही है और किसान सभा साथ में रही है। और हमारी पार्टी ने तुरंत कॉल दिया है कि जहां जहां पर भी विरोध प्रदर्शन संभव हो सके और इस यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के साथ नैतिक समर्थन, एकजुटता कार्रवाई किया जा सके, वो आयोजित किया जाए। ये हमारी पार्टी ने निर्देश जारी कर चुकी है। जी 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 कामिल, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार कोरबा के सनम दास दीवान जी भी हैं, जी वो जी भी आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ उनके भी सवाल हैं, जी 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 या मैं उन्हें दे रहा हूँ। जी सर। कॉमरेड लाल सलाम, लाल सलाम। क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआ है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बारंबार एक बात को रिपीट कर रही है कि हम कुछ ही दिनों के भीतर मतलब नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इस पर आप कितना यकीन करते हैं? देखिए, हर सरकार जो आती है वो यही दावा करती है कि हम कुछ दिनों में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने भी यही दावा किया था। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक थी, तब भी यही दावा होता था। इसलिए दावे चलते रहेंगे। सवाल नक्सलवाद के उन्मूलन का नहीं है, मैं आज भी ये जोर देकर कह रहा हूं। सवाल है कि उस क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों के अधिकारों की, उनके आजीविका की रक्षा की जाएगी कि नहीं। उनके अधिकारों के लिए जो तमाम नियम कायदे बने हुए हैं, संविधान जो उनको अधिकार देता है, उनकी रक्षा की जाएगी कि नहीं। आपके आज अनुसार देखिए, हाँ, आपके अनुसार उनकी रक्षा कैसे होना चाहिए और किस तरह उनके अधिकारों की हनन हो रही है? पहली बात तो यह है कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है बस्तर पूरा। जी, 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। और पेशा सबसे बड़ी चीज है आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कि आदिवासियों की सहमति के बिना विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं होगा। यही बात तो मतलब हसदेव के मामले में भी लागू हो रही। तो आप विकास के नाम पर सड़कें बना रहे, फलाना कर रहे, दावे हैं, लेकिन यदि वास्तव में विकास है तो आदिवासियों की सहमति लेने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है। सिलगर का फॉर एग्जाम्पल मैं एक मामला रख रहा हूं। कांग्रेस के समय हुआ था, 5 लोगों का पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा मर्डर किया गया था। वहां पर भी आप रास्ता बना रहे हैं। आप बाहर के लोगों को बता सकते हैं कि हम रास्ता विकास के लिए बना रहे हैं, लेकिन सिलगर के स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि जिस तरीके से 6 लाइन रोड बनाई जा रही, वो उनके विकास की जरूरत नहीं है। और सबको यह दिखता है कि इतनी बड़ी सड़कें, भारी भरकम सड़कें इसलिए बनाई जा रही है ताकि वहां के मिनरल्स को जो है बस्तर के बाहर ढोया जा सके। तो आप पेशा कानून को लागू कीजिए, वनाधिकार कानून को लागू कीजिए। वनाधिकार कानून ये कहता है कि जिस जंगल जमीन में बैठे हुए हैं 2005 से लोग, उसका पट्टा उनको पहले दिया जाना चाहिए, विकास की बात बाद में होगी। आप जो है उनको पट्टा दिए बिना उनके स्वामित्व वाली भूमि को भी हड़प रहे हैं और जगह जगह पुलिस कैंप बना रहे हैं। अब बताइए कि बस्तर में हर 50 नागरिकों के पीछे एक जवान है। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या ऐसी स्थिति है क्या? और यदि छावनियां खोलकर आप कहेंगे कि आप कानून व्यवस्था बना रहे हैं या विकास कर रहे हैं, तो किसको भरोसा होगा? जी 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 आप लोगों ने, जी, जैसे छत्तीसगढ़ में 2 पार्टी को प्रमुख रूप से जाना जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, है जी ना? जी आप दोनों पार्टी ने अपने खुद के बारे में क्या कभी कोई आत्मचिंतन किया है कि छत्तीसगढ़ बनना बनना अब कहना चाहिए कि कम से कम 24 साल पूरे हो गए, है ना? लेकिन आज तक आप दोनों के पार्टी ने तो यहाँ पर खाता तक नहीं खोल पाई है। जी जी, हम लोग हाशिए पर पड़ी हुई पार्टियां हैं, जिसको स्वीकार करने में हमारे को दिक्कत नहीं है।
जी। और बार बार हमारा ये कहना है कि जब तक हम जनता के मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाएंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि जनता के संघर्षों के साथ जो है हम उसको आगे बढ़े। आप ये नहीं मानते कि ट्रेड यूनियन की चक्कर में पार्टी जी की जन आंदोलन धीमा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस समाज में मजदूर भी है, किसान भी है, मध्यम वर्गीय कर्मचारी भी है और व्यापारी भी, सब है। इन सबकी समाज के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका होती है और इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो मजदूर वर्ग की अपनी समस्याएं हैं, ट्रेड यूनियन उस पर काम कर रही है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, तो किसानों के जो संगठन, और अभी आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश के पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा विकसित हुआ है और किसानों के मुद्दों पर वो काम कर रहा है। और इसके बाद अब एक पहलकदमी शुरू हुई है मजदूर किसान एकजुटता की, कि मजदूरों के आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा समर्थन कर रहा है और किसान मोर्चा के आंदोलन को ट्रेड यूनियन ने समर्थन कर रही। तो मजदूर और किसानों के बीच में एकजुटता बनाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसी से हमको लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, पहले जो मजदूर किसान आंदोलन था, गांव गांव पंचायत से लेकर के मतलब जिले और तहसील में, वो आंदोलन आज की तारीख में कम्युनिस्टों का बहुत नहीं के बराबर महसूस होती है। जी 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 जी। देखिए, पहले के जमाने और आज के जमाने में जमीन आसमान का भी अंतर है, इस बात को भी समझना चाहिए। जी। पहले का जमाना वो था जब हमने तुरंत नई नई आजादी पाया था, आजादी का एक जोश था और विकास का सपना जो है इस देश के पूंजीपति वर्ग के भी आंखों में था, मजदूरों के भी आंखों में था। और ये जितना जो कुछ भी विकास हुआ है, एक भारतीय जो पूंजीपति वर्ग है उसके साथ मिलकर जो है मजदूरों ने किया है। लेकिन अब ये जो दौर है, ये नव उदारवाद का दौर है। पूरी दुनिया जो है एक अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की जकड़ में है। आज आप ये नहीं कह सकते कि किसी देश में लगी हुई पूंजी किसी एक विशेष पूंजीपति की ही है, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय वित्त है। तो इस अंतरराष्ट्रीय वित्त से लड़ना जो है पूरी दुनिया के मजदूरों का, किसानों का और आम जनता का काम हो गया है। इस नव उदारवाद ने जो है बड़े बड़े सपने भी लोगों को दिखाए जो अब टूट रहे हैं। उन सपनों के चलते ये आंदोलन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सपने टूटेंगे ये आंदोलन धीरे धीरे फिर से अपनी जड़ जमाएगा। आपने कहा आजादी आजादी जब पाए थे तो नई जोश थी। अभी आपको नहीं लगता पहले इस देश को गुलाम बना रखा था अंग्रेजों ने, आज जो है मोदी ने इस देश को गुलाम बना रखा है? निश्चित तौर से मोदी ने इस देश को गुलाम बनाकर रखा है, लेकिन एक बात तो समझिए कि मोदी आज सत्ता में है तो वो जनता द्वारा वोटों से चुना गया है। हिटलर भी जनता के वोटों से चुना गया था। इसलिए जो है तानाशाही के मामले में हिटलर और मोदी में कोई अंतर नहीं है। और हिटलर की जिस तरह पराजित हुआ था, जनता ने बाद में उसके रूप को समझा था, उसी तरीके से जो है मोदी का चेहरा भी अब धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। लोग इसके खिलाफ जो है लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं, सांप्रदायिकता और हिंदुत्व की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ। जनता ने चुना है, उसको सही मायने में कब मानते कि सरकार की हिम्मत है तो बैलेट पेपर में चुनाव कराए? इस बात की मांग आप लोग क्यों नहीं करते? बैलेट पेपर से चुनाव हो तो काफी अच्छा है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों में एक मोटे तौर पर सहमति हो चुकी थी कि ईवीएम का उपयोग किया जाए। उसमें हमारी कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि ईवीएम को हैक किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, अब ईवीएम को हैक करने की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि बिना नेट के भी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को हैक किया जा सकता है। और इसीलिए ईवीएम से आए हुए नतीजों पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस देश की पूरी जो विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सामने आता है। लेकिन यही ईवीएम है जिसके चलते किसी एक जगह सत्तारूढ़ पार्टी जीत रही है, दूसरी जगह विपक्ष जीत रहा है।
इसलिए एकाएक मतलब मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को ही एकमात्र कारण मानना चाहिए मोदी की मजबूती का या विपक्ष की हार का, और दूसरे भी कारण है, उसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि यदि जनता के संघर्षों को विकसित किया जाए तो कोई ईवीएम जो है, ईवीएम उनके नतीजों को बदल नहीं सकता, जनादेश को बदल नहीं सकता। जैसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जी, क्या आप में मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जरूरी है हंसदो बचाओ आंदोलन? निश्चित रूप से जरूरी है। और छत्तीसगढ़ के लिए ही जरूरी नहीं है, पूरे देश के लिए हसदेव की अपना महत्व है और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। मध्य भारत का यदि ये फेफड़ा माना जाता है, और वैज्ञानिकों ने ही इसकी उपाधि दिया है, तो यदि ये फेफड़ा ही नहीं रहेगा तो शरीर कहाँ रहेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ का अस्तित्व हसदेव से बनता है, इसलिए हसदेव को बचाना जो है आज पूरी जनता की प्राथमिकता है। नहीं तो छत्तीसगढ़ से तो उस आंदोलन की आगाज किया जाएगा ना, इसलिए कि हंसदो नदी उद्गम कहाँ से है। और खास करके आज तो हम मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं, नहीं तो हम तो सभी मध्य प्रदेश में थे। जी, तो हसदेव के मामले में पूरे देश दुनिया में आवाज उठ रही है, मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं है। आपके कम्युनिस्ट पार्टी क्या करना चाहेगी? पहली बात तो यह है कि जो स्थानीय आदिवासी जो है, जो संघर्षरत है, उनके साथ हम अपनी एकजुटता की कार्रवाई कर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे मध्य प्रदेश में। आज छत्तीसगढ़ में इस भाजपा सरकार में ऐसा क्या खामियां हैं जो इस पर आपका कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी गंभीर आरोप है? पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ठीक उन्हीं कारपोरेट परस्त और हिंदुत्व की नीतियों को लागू कर रही जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है। और इन नीतियों के चलते पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की आजीविका, उसका जीवन जो है वो तबाह हो रहा है। बस्तर का जिस तरीके से सशस्त्रीकरण किया जा रहा है, वहां के जल जंगल जमीन की लूट के लिए, और जल जंगल जमीन की लूट के लिए दूसरे क्षेत्रों में जिस तरीके से कारपोरेट नीतियां लादी जा रही है, ये आम जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इस आम जनता की एकता को तोड़ने के लिए वो फिर सांप्रदायिक नीतियां भी लागू कर रहे हैं, लोगों को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर विभाजित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, कारपोरेट परस्त जो राजनीति है, इसके जितने भी दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों के खिलाफ जो है हमारी पार्टी लड़ रही है। क्या आप मानते हैं कि जैसे अदानी को नरेंद्र मोदी की सरकार जिस ढंग से प्रोत्साहित कर रही है ना, हर कामकाज में केवल अदानी अदानी, तो इसलिए कर रही है कि वो भी गुजरात का है और प्रधानमंत्री भी गुजरात का है। अगर कहीं अदानी किसी और राज्य का निवासी होता तो क्या उसको इतना प्रोत्साहन मिल पाता सरकार से? गुजराती होना निश्चित रूप से एक फैक्टर तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सवाल यह है कि यदि अडानी की जगह कोई और भी रहे तो भी नीतियां तो कारपोरेट परस्त नीतियां हैं। अडानी लूटे या अंबानी लूटे, नतीजा एक ही है कि जनता का शोषण हो रहा है और जनता की आजीविका खतरे में है। जी, आखिर में आप पूरे छत्तीसगढ़ की निचोड़ आप अपने क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि इस समय हसदेव का मामला और बस्तर के आदिवासियों के, पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के अस्तित्व पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, वो हमारी अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु है। इसके खिलाफ जो है लोग जागरूक हो, इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाए, एकता बनाए, एकजुटता प्रदर्शित करें। क्या जिस ढंग से आप छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, बोल तो रहे हैं सही भी है, लेकिन क्या बेरोजगारों की रोजगार की हनन नहीं हो रही है छत्तीसगढ़ में? यदि हम ये कहते हैं कि ये सरकार कारपोरेट परस्त नीतियां लागू कर रही है, इसका मतलब ही है कि लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। बेरोजगारी एक सवाल है और उसके खिलाफ जो है हमको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि कारपोरेट परस्त नीतियों के जितने भी दुष्परिणाम है उनके खिलाफ जो है हमको लड़ना पड़ेगा। उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें गरीबी भी है, उसमें महंगाई भी है, उसमें जल जंगल जमीन की लूट का सवाल भी है, और कुल मिलाकर गरीब जनता के अस्तित्व का सवाल है जिसको बचाने के लिए हम लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू सर।